ग्रेविटेशन नाइन्थ क्लास का एक ऐसा चैप्टर जो आपको हेल्प कराता है यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट मिस्ट्री को सॉल्व करने में। शायद अगर न्यूटन के सर के ऊपर सेब नहीं गिर पाता ना, तो आज हम बंजिंग जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, रॉकेट का उड़ना, सैटेलाइट का घूमना, ये सब कुछ नहीं कर पाते। क्या हाल है आप सबके? मैं प्रशांत भारद्वाज। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। एक बहुत प्यारा सा लॉ है जो आपको समझाएगा कि भाई यूनिवर्स में हर एक चीज एक दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही होती है एक फोर्स से, और उस फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये जो फोर्स होते हैं ना यार, ये उन दो बॉडीज के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर मैंने उन दोनों बॉडी का मास बढ़ा दिया तो ये फोर्स बढ़ जाएगी, और अगर मैंने उन दोनों बॉडी का मास घटा दिया तो ये फोर्स घट जाएगी। और साथ ही साथ ये फोर्स उन दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यार अगर मैंने इन दोनों बॉडीज के बीच की दूरी बढ़ा दी तो ये फोर्स घट जाएगी, और अगर मैंने इन दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस कम कर दिया तो ये फोर्स बढ़ जाएगी। कुछ इस प्रकार ग्रेविटेशन फोर्स हमारे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रही होती है। और इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला मिला, F इक्वल्स टू G m1m2/r², जहां पे जो कैपिटल G है एक उसकी एक फिक्स वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻11। आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। दूसरी बात, इसकी यूनिट कि जो कैपिटल G है इसकी यूनिट क्या है? तो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये वाली बात भी आपको भाई याद रखनी पड़ेगी। तो ये सिंपल सा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। आपको ये पूरा इसी तरीके से लिखना है। अब इसके ऊपर कभी कभी एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या होगा? बोलेगा मैंने उनके दो, जैसे बोले फिर ना मैंने ना डिस्टेंस डबल कर दिया, बताओ उन दोनों बॉडीज के जो बीच की फोर्स है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा होगा। ट्रिक क्या होती है? कुछ भी चीज़ है उसको उल्टा करो, उसका स्क्वायर करो, वही आपका आंसर है। जैसे मैंने बोला मैंने यार डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो भाई डबल डबल का उल्टा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो नई फोर्स कितने गुना हो गई? 1/4 टाइम्स हो गई। सेम अगर हम बोलूं मैंने उन दोनों बीच की दूरी को आधा कर दिया, भाई आधा मतलब हाफ, हाफ का उल्टा 2, 2 का स्क्वायर 4, मतलब नई फोर्स कितने गुना हो गई? 4 गुना हो गई। आई बात समझ? क्या बोलना चाह रहा हूं भाई मैं, याद रखना, ठीक है। एग्जाम्स में चीजें पूछता है तो हमें आनी भी चाहिए। उसके बाद आपकी बुक में एक टॉपिक है छोटा सा कि मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। देखो इसको ऐसे समझो, अगर कोई भी चीज है सर्कुलर मोशन कर रही है ना, तो उसको सर्कुलर घूमने के लिए कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, और उस फोर्स का नाम होता है भाई सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है? बॉडीज को सर्कुलर घुमाने में हेल्प करती है। ये जो फोर्स होती है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। कहां लगती है? हमेशा सेंटर की तरफ। आप सबने देखा होगा कि अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा होता है। इसका मतलब जो अर्थ है ना, वो मून पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से वो जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूम पा रहा है। अगर अर्थ उस मून पे ये फोर्स ना लगाए तो वो मून कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, और वो मून कैसा निकल जाएगा? सीधा निकल जाएगा। आई बात समझ? चलो
फिर अगला टॉपिक हमारी एनसीईआरटी बुक में आता है वेट। वेट में क्या रखना है, सबसे पहली बात फॉर्मूला mg, जहां पे m होता है मास और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो आपका वेट होता है ना, ये हर जगह अलग अलग होता है, और वेट अलग होता है जिसका रीजन होता है क्योंकि हर एक जगह जो छोटा g होता है उसकी वैल्यू अलग होती है। कैसे, आओ समझते हैं। भाई छोटे g का फॉर्मूला है जी एम बाई आर स्क्वायर। पहली बात तो यहां पे जो ये m है ये प्लेनेट का मास होता है। एक मिनट, ये जो m है, पहली बात तो ये प्लेनेट का मास है, और ये जो r है ये प्लेनेट का रेडियस है। इसका मतलब कि जो छोटा g होता है ना, वो प्लेनेट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हर एक प्लेनेट पे छोटे g की वैल्यू अलग है, जिसकी वजह से हर एक प्लेनेट पे मेरा वेट अलग होगा। और प्लेनेट तो छोड़ो, अर्थ पे भी g की वैल्यू वेरी करती है। जैसे अगर मैं पोल पे चले जाऊं तो पोल पे g की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ रही होगी, तो पोल पे जो मेरा वेट है ना सबसे ज्यादा हाई आ रहा होगा। और अगर मैं पोल से इक्वेटर पर आ जाऊं तो g की वैल्यू इक्वेटर पे क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। इसका मतलब इक्वेटर पे जो मेरा वेट है सबसे ज्यादा कम फील होने वाला है। सेम ऐसे ही अगर मैं अर्थ के सेंटर पे चला गया तो अर्थ के सेंटर पे g की वैल्यू होती है 0, तो अर्थ के सेंटर पे जो मेरा वेट आएगा वो आएगा 0। और सेम ऐसे अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता जा रहा हूं, ऊपर जाता जा रहा हूं, मतलब जैसे मैं पहाड़ों पे जाता रहा हूं और बहुत ऊंचे पहाड़ों पे जाता जा रहा हूं, जाता जा रहा हूं, धीरे 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 जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और उसकी वजह से जो मेरा वेट है वो भी कम होता जाएगा। सेम ऐसे अगर मैं समुद्र के अंदर जाए जा रहा हूं, जी की वैल्यू कम होती जा रही है, मेरा वेट धीरे 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 कम होता जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। सो ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेचारा जो जी है ना वो हर एक जगह अलग है, तो जिसकी वजह से जो मेरा वेट है वो हर एक जगह चेंज हो रहा है। लेकिन माइंड में एक बात रखना कि जो आपका मास होता है वो हमेशा सेम रहेगा। चाहे मैं मून पर हूं, चाहे मैं अर्थ पे हूं, चाहे मैं जुपिटर पे हूं, चाहे मैं नेपच्यून पे हूं, मैं कहीं भी चले जाऊं, मेरा मास फिक्स रहेगा। मास कभी भी चेंज नहीं करेगा यार, कभी भी नहीं। वेट चेंज होगा जी की वजह से, मास की वजह से नहीं। सेम ऐसे ही जैसे इमेजिन करो यार, मेरा वेट अर्थ पे 60 केजी है, अब मैं चला गया मून पे, अब मैं अपना वेट मेजर करूंगा ना तो मेरा वेट 10 केजी आएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो मून पे जो वेट होता है ना, जितना वेट अर्थ पे होगा उसका 6th पार्ट प्रेजेंट होता है मून पर। यह बात याद रखना। वेट ऑन मून आपको निकालने को देगा तो फॉर्मूला होता है mg/6। mg वो वेट होता है जो आपका अर्थ पे है, उसको आप 6 से डिवाइड कर दो तो आपका वेट आ जाएगा मून पे। फॉर्मूला याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। उसके बाद भाई आजकल गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर डिफरेंस आने लग गए कि मास और वेट में डिफरेंस बताओ, और साथ ही साथ छोटे जी और बड़े जी के अंदर भी डिफरेंस बताओ। तो देखो मास और वेट में क्या डिफरेंस है यार। मास ना स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट वेक्टर क्वांटिटी है। मास हमेशा फिक्स रहेगा हर एक जगह, लेकिन वेट हर एक जगह अलग अलग होता जाएगा। तीसरी बात, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, तो वेट की यूनिट होती है न्यूटन। चौथी बात, जो मास होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट जीरो हो सकता है। और कहां होता है? अर्थ के सेंटर पे होता है। तो 4 डिफरेंस याद रखना मास और वेट के। उसके बाद यार एक कैपिटल जी है और एक छोटा जी है। भाई कैपिटल जी एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक, और जो छोटा जी है वो एक
एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से। दूसरी बात, छोटा जी जो वेक्टर क्वांटिटी है और जो कैपिटल जी है वो स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी बात, कैपिटल जी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन छोटा जी जीरो हो सकता है। चौथी बात, कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11, लेकिन छोटे जी की वैल्यू वैसे तो अगर हम नॉर्मल देखें तो अर्थ के सरफेस पे 9.8 भी ले सकते हैं और 10 को भी हम कंसीडर कर सकते हैं अप्रॉक्स में रख के। ये चीज याद रखना, ठीक है। हो सकता है भाई आपके एग्जाम्स में भी आ जाए, आपसे डिफरेंस टेबल पूछ ले कि बताओ भाई इसका डिफरेंस क्या होता है, उस बेसिस पे। उसके बाद भाई एक टॉपिक आता है फ्री फॉल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेचारे जो टॉपिक है ना, मोशन के अंदर भी था, लॉस ऑफ मोशन के अंदर भी था, ग्रेविटेशन के अंदर भी है, वर्क एनर्जी में भी आ ही जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या समझाता है, देखो पहली बात तो आपको बेटा 3 इक्वेशंस आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अपवर्ड मोशन के अंदर मैं जी को नेगेटिव लूंगा और डाउनवर्ड मोशन के अंदर मैं जी को प्लस लूंगा। तीसरी बात, ये चीज जब मैं किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो ऑटोमेटिकली माइंड में हिट होना चाहिए कि v की वैल्यू 0 है। तो आपको अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू दे रखी है मीटर पर सेकंड में, इसका मतलब वो आपको पक्का u गिवन है। या अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ रहा हूं यार, तो इस कंडीशन में u 0। अगर आपको क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू दिख रही है, इसका मतलब वो पक्का v है। और एक लास्ट बात याद रखनी है, जितना टाइम बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, उतना ही टाइम बॉडी को ऊपर से नीचे आने में लगेगा जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब सेम टाइम में बॉडी ऊपर भी जाएगी और उसी टाइम में बॉडी नीचे भी आएगी। ठीक है, इतनी बात याद रखना फ्री फॉल की। अगर तुम इतनी बात याद रख लोगे ना, कभी भी इसके न्यूमेरिकल से मार नहीं खाओगे। ठीक है, चलो फिर आता है आपके पास एक ये टॉपिक, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, इसको मैं समझाता हूं। देखो ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, ठीक है। देखो, इमेजिन करो आपकी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही। एक्चुअली में नहीं होता ऐसा ठीक है, क्योंकि बॉडी पे फोर्स लगती है। लेकिन आप इमेजिन करो कि मैंने ना एक ऐसा, हम एक ऐसी जगह पे गए, इमेजिन करना, ठीक है, हम एक ऐसी जगह पे जगह पर गए जहां ना किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रही। मेरे पास एक पत्थर था, मोटा पत्थर, या मैं बोलूँ एक ईंट थी मेरे पास, चलो एक ईंट थी, और एक मेरे पास था मेरा फोन। ठीक, एक ईंट थी, एक फोन था, और मैं एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा और मैंने क्या करा, उन दोनों को एक साथ छोड़ दिया नीचे। तो मैंने नोटिस करा यार मेरा फोन भी सेम टाइम पे गिरा और वो पत्थर भी सेम टाइम पे गिरा जो ईंट थी। अब मैं दोबारा आ गया, द्वारका मोड़ आ गया मैं, अब एकदम बेकार एरिया में। अब मैं स्टडी मास्टर के ऊपर चढ़ा और मैंने एक पत्थर लिया, कंकड़, और एक मैंने लिया कागज, और मैंने उसको छोड़ा। तो मेरे को तो लगा कि दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, लेकिन धोखा हो गया। वो जो पत्थर था, कंकड़, वो पहले जाके गिर गया यार, बताओ। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ, तो समझ आया कि द्वारका मोड़ पे हवा है जो मेरी मोशन को रोक रही है, और जिसका एरिया कम होगा ना, जैसे कंकड़ था ना, कंकड़ का एरिया कम था, कागज का एरिया ज्यादा था। तो कंकड़ का एरिया कम, तो कंकड़ पे जो हवा ने कंकड़ को रोकना चाहे वो भी कम रोका, इसलिए कंकड़ बेचारा पहले गिर गया। लेकिन पेपर का एरिया तो ज्यादा था, तो उस पर ज्यादा हवा की वजह से एयर रेजिस्टेंस लगा,
इसलिए बेचारा मेरा पेपर देर से नीचे गिरा। याद रखना, जिसका एरिया ज्यादा होगा उस पे ज्यादा हवा रोकेगी, और जिसको हवा ज्यादा रोकेगी ना वो जल्दी से नीचे नहीं गिरेगा। मतलब देखो, जिसका एरिया कम उस पे हवा का रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो वो जल्दी नीचे आके गिर जाएगा। और जिसका एरिया ज्यादा होगा उस पे हवा का रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, तो वो बेचारा थोड़े से टाइम लेके नीचे आएगा। याद रखना भैया, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर एक टॉपिक आता है यार, थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है यार? फोर्स ही होती है। कैसी फोर्स? जो किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर लग रही है, बस। यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है भाई, इतना याद रखो बस। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां पर एक बात याद रखना कि जो प्रेशर और जो एरिया होता है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली चल रहे होते हैं। मतलब यार, जिसका एरिया ज्यादा वहां पे प्रेशर कम, जिसका एरिया कम वहां पे प्रेशर ज्यादा, बस इतना याद रखो, ज्यादा नहीं भाई, इतना हमारा काम हो जाएगा इतने में। ठीक है, यूनिट याद रख लेना भाई, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो या तो पास्कल लिख दो। ठीक है, पास्कल नहीं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद एक टॉपिक आता है कि जब मैं फ्लूइड्स में प्रेशर को नोटिस करूं तो क्या क्या चीजें होंगी। देखो यार, फ्लूइड्स मतलब होता है पानी और हवा, इन दोनों को हम फ्लूइड्स के अंदर कंसीडर करते हैं। दूसरी बात, जब मैं फ्लूइड्स में प्रेशर की स्टडी करूंगा या जब हम करते हैं तो हमें नोटिस होता है कि फ्लूइड्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो हर एक डायरेक्शन में लगता है, और हर एक डायरेक्शन में क्या होता है? सेम होता है। जैसे ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने एक फ्लूइड भरा हुआ है, तो मैं देखूंगा भाई कि ये जो फ्लूइड है ये, इसको वॉल्व्स बोलते हैं, इन पर सेम प्रेशर अप्लाई करेगा। एक और चीज मैं नोटिस करूंगा कि अगर ये पानी हुआ, अगर मैं सिर्फ लिक्विड की बात कर रहा हूं, फ्लूइड्स नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूं? लिक्विड है अगर ये, तो जैसे जैसे मैं इसकी डेप्थ में जाता जाऊंगा प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही होगी। ये कुछ बातें याद रखना। ठीक है, तो पहली बात क्या समझा, पहली बात आपको समझा दी मैंने कि जो लिक्विड और गैस होते हैं दोनों फ्लूइड्स होते हैं, हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाते हैं। लिक्विड्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है डेप्थ पे जाने पे, तो याद रखना इतनी बातें। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आता है बायंसी। बायंसी को देखो ऐसे समझना, आप अपने घर में गए, आपने एक गिलास लिया, उसके अंदर आपने पानी भरा, और एक वो छोटी सी रबड़ वाली बॉल आती है, आपने एक वो बॉल ली और अपनी उंगली से उस बॉल को आपने पानी के अंदर डुबोया। जैसे ही आप अपनी उंगली हटाओगे पानी में से, तो आप देखोगे जो बॉल जो पहले डूब गई थी पानी में दोबारा से ऊपर आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ होगा भाई? तो ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जब आपने उस बॉल को पानी के अंदर डाला तो वो जो लिक्विड था उसने उस बॉल पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाई, जिसकी वजह से वो बॉल ऊपर आ पाई। और वो जो लिक्विड ने जो उस बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, उस फोर्स को हम बोलते हैं बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट। और जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आपका बॉल पानी के अंदर गई, आपने फोर्स हटाई तो बॉल वापस आ गई, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायंसी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो क्या बोला मैंने। ठीक है,
चलो अब इसी के बेसिस पे एक ये न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक का, थ्योरी वाला टॉपिक है। न्यूमेरिकल मेरे मुंह से गलती से निकल गया भाई, सॉरी। एक टॉपिक है, छोटा सा थ्योरी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक बकेट है ऑफ वाटर, पानी की बकेट, फील लाइटर, बहुत हल्की फील होगी जब वो कुएं के अंदर होगी, लेकिन जब वो बकेट कुएं से बाहर आ जाएगी तो बकेट आपको वो बकेट आपको बहुत भारी लगेगी। ऐसा क्यों हो रहा है यार? देख, जब वो बकेट, पानी की बकेट कुएं के अंदर है तो कुएं के अंदर जो पानी है वो उस बकेट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से उस बकेट का वेट पानी के अंदर थोड़ा सा कम हो गया, तो मेरे को बहुत हल्की फील हो रही है। लेकिन जैसे वो बकेट पानी से बाहर आई, अब उस बकेट पे कोई फोर्स नहीं लग रही अपवर्ड वाली, जिसकी वजह से अब मेरे को उसका वेट भारी लगेगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद एक बहुत गजब साइंटिस्ट आता है, आर्किमिडीज। यार ये बंदा बहुत ग्रेट था। इस बंदे की वजह से ना आज क्रूज बोट्स ये सब समुद्र में चल पा रही हैं, इसी इसका प्रिंसिपल का यूज करके। बड़ा प्यारा सा इसका सिद्धांत था, प्रिंसिपल था। क्या था यार? इसने बोला कि भाई जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ना पानी के अंदर या तो पूरा डुबो दो या आधा डुबो दो, तो वो ऑब्जेक्ट ना कुछ पानी को निकालेगा, और जितना पानी वो निकालेगा उतनी ही अपथ्रस्ट उस ऑब्जेक्ट पे लग रही होगी लिक्विड की वजह से। देखो दोबारा सुन दो, ध्यान सुनना, ठीक है? देखो क्या बोला मैंने। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर उतारोगे या पानी में डालोगे, या तो पूरा डाल दो या आधा डाल दो, तो वो कुछ ना कुछ पानी पक्का हटाएगा। जितना पानी वो हटाएगा उतने ही अपथ्रस्ट लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा होगा। और इन्हीं के प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ये समझा सकते हैं कि कब कौन ऑब्जेक्ट डूबेगा, कब कौन ऑब्जेक्ट तैरेगा, और कब कौन ऑब्जेक्ट सस्पेंड हो जाएगा। कैसे? आओ समझाता हूं। देखो आपके पास यहां पे 3 बीकर हैं। पहले वाले बीकर में मैंने ना पत्थर फेंका पानी के अंदर, तो जो पत्थर था वो नीचे डूब गया। इसका मतलब इस पत्थर की डेंसिटी ज्यादा है और पानी की डेंसिटी कम। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, देखो इससे पहले ये चीज समझो। देखो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है और फ्लूइड की डेंसिटी कम, तो जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है और फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट तैरेगा। लेकिन अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है, दोनों की डेंसिटी क्या बोली मैंने? बराबर है, तो वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सस्पेंड करेगा। सस्पेंड मतलब पानी में बीच में रहेगा। कैसे? देखो आओ, आपके पास ये 3 कंटेनर है। पहले कंटेनर के अंदर मैंने एक पत्थर फेंका, तो मैंने देखा कि जो पत्थर था वो पानी में डूब गया, क्योंकि पत्थर की डेंसिटी ज्यादा है और पानी की डेंसिटी कम। लेकिन एक मैंने बॉल ली, जब मैंने उस बॉल को पानी के अंदर फेंका तो मैंने देखा कि वो जो बॉल है ना वो पानी के बीच में ही है, ना तो नीचे जा रही ना ऊपर जा रही, एक बीच में अटक गई। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये वो कंडीशन है जब दोनों की डेंसिटी बराबर हो गई। लेकिन जब मैंने एक लकड़ी का एक छोटा सा पार्ट पानी के ऊपर फेंका, तो मैंने देखा कि जो लकड़ी थी वो पानी के ऊपर तैरने लगी। इसका मतलब लकड़ी की डेंसिटी कम है और पानी की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए लकड़ी पानी के ऊपर तैर पा रही है। आई होप
ये चीज आपको समझ आई हो। अब इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे आपके एनसीईआरटी बुक में 2 एक्टिविटी हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। पहली एक्टिविटी क्या बोलती है कि आपके पास एक बॉल है, आपने एक वेटिंग मशीन ली, तो आपने उस बॉल का वेट मेजर करा, तो हो सकता है वो वेट 40 न्यूटन आ रहा है बाहर, लेकिन उसी बॉल को आप पानी के अंदर ले गए और जब आपने वेट मेजर करा तो उसका वेट कम हो गया। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर लग रहा है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट की वजह से उस बॉडी का वेट पानी के अंदर हल्का फील होगा। ये चीज अभी हमने वो अभी वेल वाले एग्जांपल में भी समझाई थी। सेम ऐसे ही नीचे वाला टॉपिक है। ये एक इंसान है, इस बोतल को पानी के अंदर डालना चाह रहा है। जैसे ही अपना हाथ हटाएगा बोतल वापस ऊपर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी इस बोतल पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा जिसको बोलते हैं हम अपथ्रस्ट। तो ये था आपका चैप्टर ग्रेविटेशन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आया हो और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये सब चीजें सीख चुके हो तो आप इसकी थ्योरी में मार नहीं खाओगे। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।